आज का हमारा नया टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ा था और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल आज का टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स मींस जो जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता या न्यूक्लियस होता ही नहीं है, और यूकैरियोटिक सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो कब आया था? 3500 मिलियन ईयर एगो। 3500 मिलियन ईयर्स एगो आया था। इट मीन्स ये जो है ये यूकैरियोटिक सेल जो है वो 2500 मिलियन ईयर्स एगो आया था। तो इससे पहले वो 3000 का डिफरेंस है, ये पहले आया था जब न्यूक्लियस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो ये आया था। और जब न्यूक्लियस डिस्कवर हो गया है तो यूकैरियोटिक सेल की खोज हुई। तो जो हम आपको बताएंगे कि कुछ सेल्स होती हैं उसमें 3 कंपोनेंट्स जो रहते हैं वो सब में पाए जाते हैं, जो कि सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन किसी भी टाइप्स की सेल हो, प्लाज्मा, किसी भी टाइप, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, फंजाई हो, एल्गी हो, जो भी है सब में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। और सेकंड है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सारी सेल्स में प्रेजेंट रहता है। और थर्ड है डीएनए, जेनेटिक मटेरियल जिसको हम कहते हैं, वो भी सारी सेल्स में प्रेजेंट रहता है। तो ये 3 चीजें जो है याद में रखिए, जो कि सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, डीएनए, ये तीनों चीजें जो है वो सभी सेल्स, ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स में प्रेजेंट रहती हैं। तो इसके आगे हम क्या डिस्कस करेंगे? इसके आगे हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस क्या हो गया प्रोकैरियोटिक सेल में? प्रो मीन्स क्या होता है? बिफोर। प्रो मीन्स बिफोर, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो प्रो मीन्स बिफोर, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो प्रो बिफोर का मतलब है न्यूक्लियस के पहले, जो भी ऑर्गेनिल्स न्यूक्लियस के पहले पाए जाते थे उनको प्रोकैरियोटिक सेल में रखा गया, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियस नहीं था। और यूकैरियोटिक्स में क्या है? यू मीन्स ट्रू, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक्स में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। अब सेकंड क्या आ गया? सेकंड जो है, दे लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दे लैक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन and DNA is present freely in cytoplasm। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, ये क्लियर हो गया। उसके बाद जब न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, और जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो जो डीएनए होगा, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल हमने आपको बताया डीएनए वो सारे सेल्स में रहता है, तो जो डीएनए होगा वो न्यूक्लियस के अंदर ना होकर के वो पूरे साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसको कवर करने के लिए नहीं रहेगी। और यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? दे हैव nucleus and DNA is present inside nuclear membrane। इसमें न्यूक्लियस होता है और इसकी वजह से इसका डीएनए जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इनसाइड में प्रेजेंट रहता है। थर्ड डिफरेंस क्या हो गया? प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, वो एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन और
एब्सेंट, और इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जैसे कि क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो मेम्ब्रेन बाउंड, इसमें कोई जितने भी ऑर्गन्स रहते हैं उसमें मेम्ब्रेन्स नहीं रहती हैं, और यूकैरियोटिक सेल्स में सारे ऑर्गन जो है वो मेम्ब्रेन कवर्ड होते हैं। अब इसके बाद क्या आ गया, क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ only DNA. Chromosome is composed of protein and DNA. तो क्या हो गया, इसमें जो रहता है क्रोमोसोम जो रहता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में सिर्फ डीएनए का बना होता है, सिर्फ डीएनए प्रेजेंट रहता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में जो क्रोमोसोम रहता है वो प्रोटीन और डीएनए का होता है। तो पहला क्या हो गया, ये बिफोर न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट रहता है। ट्रू यूकैरियोटिक सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। फिर प्रोकैरियोटिक सेल्स में दे लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड डीएनए इज प्रेजेंट फ्रीली इन साइटोप्लाज्म। यूकैरियोटिक सेल्स में दे लैक न्यूक्लियस एंड डीएनए इज प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। थर्ड डिफरेंस है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन्स आर एब्सेंट, इसमें प्रेजेंट रहता है, सारे ऑर्गन्स में मेम्ब्रेन्स होती हैं। फिर फोर्थ डिफरेंस है, क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ ओनली डीएनए इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए इन यूकैरियोटिक सेल्स। तो ये डिफरेंस हो गया। इसके आगे कौन सा डिफरेंस है, इसके आगे आ गया राइबोसोम of 70S is present। इसमें राइबोसोम of 80S is present। और उसके बाद इसमें जो रहता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम जो रहता है वो 70S का रहता है, यूकैरियोटिक सेल्स में 80S का रहता है। इसमें जो रहता है रिस्पिरेशन प्रोकैरियोटिक सेल्स में कैसे होता है, रिस्पायरेशन बाय मीसोसोम। मीसोसोम, इसमें रिस्पायरेशन बाय माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसमें रिस्पिरेशन जो रहता है मीसोसोम होता है। मीसोसोम क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं उसको मीसोसोम कहते हैं। जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये, तो इसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम मीसोसोम कहते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उनका रिस्पिरेशन मीसोसोम से होता है, और यूकैरियोटिक सेल्स में बताएं आपको रिस्पिरेशन बाय माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये डिफरेंस हो गया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में। इसके बाद क्या है टॉपिक, इसके बाद हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन। अब हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, solution a homogeneous mixture of two or more pure substances which has a uniform composition throughout। जैसे कि सॉल्यूशन जो वो होता है जो एक या दो सब्सटेंसेस का, प्योर सब्सटेंसेस का जो मेल होता है, जो सॉल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं।
होमोजेनस मीन्स दोनों सब्सटेंस जो है वो इक्वल अमाउंट में रहेंगे। होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर substances which has equal, which has uniform composition throughout is called as solution। तो डेफिनेशन क्या है सॉल्यूशन की? अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस व्हिच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंसेस का जो सॉल्यूशन होता है, मिक्सचर होता है, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन, जिसका एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होना चाहिए। तो सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स क्या हैं? किस किस चीज को मिला के सॉल्यूशन बनता है? कंपोनेंट्स तो क्या हो गए कंपोनेंट्स में? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन। सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट्स को मिला के सॉल्यूशन होता है। सॉल्वेंट जैसे कि हम वाटर ले लेते हैं जो कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो उसमें मिक्स ना हो सके। तो वाटर को अगर हम लेते हैं, उसमें कुछ शुगर मिक्स करते हैं तो वो हो जाएगा एक सोल्यूशन। वाटर जो है वो सॉल्वेंट है और उसमें जो घुलने के लिए डाला जा रहा है उसको हम सॉल्यूट कह सकते हैं, जिसको हम सोल्यूशन बोलेंगे। तो सोल्यूशन कितने टाइप्स का होता है? सोल्यूशन होता है 3 टाइप्स का। थ्री टाइप्स का सोल्यूशन होता है। हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है? सॉल्यूट कंसंट्रेशन जो रहता है is lower than another solution। जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन रहता है वो सॉल्यूशन के अनदर सॉल्यूशन जो है उससे कम रहता है। और ये हाइपरटोनिक क्या होता है? सॉल्यूट कंसंट्रेशन जो रहेगा, सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज ग्रेटर than another solution। और जो आइसोटोनिक होगा उसमें क्या होगा? सॉल्यूट कंसंट्रेशन is same as another आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज सेम एज अनदर सॉल्यूशन। जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन रहता है वो दूसरे सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग वो सेम होता है। दोनों का जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन और जो सॉल्यूट है उसका कंसंट्रेशन दोनों का सेम रहता है। इसीलिए जो सेल्स हैं आरबीसी है उनमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मान लीजिए आरबीसी को हम इसमें रखते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में आरबीसी को रखते हैं, फिर क्या होता है? तो जो आरबीसी रहती है वो स्वेल हो जाती है क्योंकि उसका जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन रहता है वो कम रहता है एज कंपैरिजन टू अनदर सोल्यूशन, जो वो बाय प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस के द्वारा वो
स्वेल हो जाती है, और आरबीसी सेल इरेथ्रोब्लास्ट गोस्ट सेल कहलाती है, क्योंकि वो स्वेल होने के बाद बर्स्ट हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। तो इसलिए हम आरबीसी अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखी गई तो वो ब्रेक होना शुरू हो जाती है। बट इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन, अगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन में जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन होगा वो ग्रेटर होगा, जो भी प्रोडक्ट उसमें डाला जा रहा है उसका कंसंट्रेशन एज कंपेरिजन टू अनदर सोल्यूशन ज़्यादा होगा, इसलिए जो भी सेल्स या जो भी चीज़ उसमें डाली जाएंगी वो सिकुड़ जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। फिर इसके बाद क्या आता है आइसोटोनिक सोल्यूशन, जिसमें दोनों का कंसंट्रेशन सेम रहता है, इसमें कोई चेंजिंग्स नहीं आती है। तो ये हो गए 3 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, और आज का हमारा इतना ही टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू।